क्या कर ली, तो गैल्वानिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल की बात की, उसकी क्रिया विधि किस तरीके से होती है, कौन एनोड में होगा, कौन सा कैथोड में होगा, इसकी बातें हम लोग कर चुके हैं। उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा इसकी भी बात हम लोगों ने की। फिर जो उसका ईएमएफ होगा वो हम कैसे निकालेंगे, या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा उसको हम कैसे निकालेंगे, वो बातें हमने कर ली। गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर ली, नर्स्ट इक्वेशन की बात कर ली। मीन्स जो हमारे पास गैल्वानिक सेल की सारी बातें थी, वोल्टाइक सेल की सारी बातें थी, वो हो गई, और उनकी क्रियाविधि भी हो गई, नर्स्ट इक्वेशन हो गया, उसका उपयोग कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है, तो दो चीज़ें आप में और दी गई हैं, दैट इज सीसा संचायक सेल। तो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल की बात करते हैं, या बैटरी जो होती हैं इनकी बात करते हैं। सेल, देखिए जो बैटरी होता है वो कई सेलों का कॉम्बिनेशन होता है। अब वो किस क्रम में किया जाए ये इस पर निर्भर करता है कि समांतर क्रम होगा या श्रेणी क्रम में होगा। तो जो बैटरीज होती हैं वो तमाम सारी होती हैं। अब इसमें कुछ प्राइमरी बैटरीज़ हैं और कुछ सेकेंडरी बैटरीज़ हैं, तो इनकी बात करते हैं। बस यही आपके सिलेबस में इस चैप्टर में बचा है, और आज पूरा कंप्लीट ही करके मानेंगे हम लोग एक साथ। आइए तो बात करते हैं, जो सेल है या बैटरी है वो कितने टाइप की होती है और किस तरीके से होती है। तो एक धमाकेदार शुरुआत करेंगे आज की क्लास में बैटरीज के टाइप्स के बारे में, कि जो बैटरीज हैं वो क्या होती हैं और किस तरीके से होती हैं। दो आपको पढ़नी है और दोनों को मैं कायदे से पढ़ा देता हूँ। वैसे सवाल आज तक नहीं बने, बहुत छोटे छोटे सवाल बने, लेकिन फिर भी चूँकि इसके पहले आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बिल्कुल सवाल नहीं पूछे जाते थे। एक दो सवाल कभी आ गया हो तो आ गया हो, लेकिन अगर आप 2016 का पेपर उठा करके देखेंगे तो एकदम नॉर्मल से सवाल पूछे गए हैं, लेकिन 3 से 4 सवाल आपको देखने के लिए 100% मिलते हैं। तो मतलब ट्रेंड जो है वो बदल रहा है, और उसी बदलता हुआ ट्रेंड चाहे जितना बदले, लेकिन आपका कुछ ना कर पाए, इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ें विस्तृत रूप में बताई हैं। कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, आप हर एक चीज़ को झेलने के लिए तैयार रहें। तो आइए शुरू करते हैं बैटरी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जो बैटरीज होती हैं, लिख लेते हैं हिंदी में भी, ये इनका काम क्या होता है। तो बैटरी में कौन सी रिएक्शन होती है आपसे पूछा जाए तो रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? रिडॉक्स रिएक्शन से, हाँ, मतलब इनमें जो होने वाली अभिक्रियाएं हैं वो रिडॉक्स अभिक्रियाएं हैं, और रिडॉक्स रिएक्शन से हमको ये जो बैटरीज हैं वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट देती हैं, या रिडॉक्स रिएक्शन से ये हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं। ये बात आप जानते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, दिस इज ए केमिकल, तो यानी केमिकल इनपुट है इनका, और आउटपुट क्या होता है, तो आउटपुट है इनके पास इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट, केमिकल इनपुट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर बैटरी। अब ये जो बैटरी हैं ये दो प्रकार की होती हैं। पहला नंबर जो बैटरी का आएगा वो हमारे पास होगा प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी का मतलब है प्राथमिक, जैसे आप प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हैं सेम उसी तरीके से एक प्राइमरी बैटरी होगी, और इसके बाद सेकेंडरी बैटरी आएगी, मतलब द्वितीयक बैटरी आएगी। दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का होता है, तो प्राइमरी जो बैटरी होती है ये नॉन रिचार्जेबल होती है, मतलब आप इसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, ये पहली चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़, जो द्वितीयक बैटरी होती है वो रिचार्जेबल होती है, आप इसका रिचार्ज करके दोबारा यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना। तो एक हमारे पास रिचार्जेबल है, मतलब पुनः चार्ज किया जा सकता है। एक हमारे पास ऐसी बैटरी है जिसको चार्ज
नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आप देखते हैं जो आप टार्च में जो आप टार्च में सेल लगाते हैं, जो आप घड़ी में सेल लगाते हैं, उनको हम लोग चार्ज नहीं कर पाते हैं। तो दैट इज प्राइमरी सेल, दैट इज प्राइमरी सेल। एंड जो चीज़ें चार्ज हो जाती हैं, जैसे आपके यहाँ जो बैटरी है, कौन सी बैटरी, इन्वर्टर वाली, जिससे आपका इन्वर्टर फिट होता है, तो जब लाइट होती है तो आपकी बैटरी चार्ज हो रही होती है, मतलब दैट इज सेकेंडरी बैटरी एंड दैट इज रिचार्जेबल, यानी वो क्या है कि रिचार्ज, उसको हम लोग फिर से चार्ज कर सकते हैं। ये बात हो गई हमारे पास। अब आइए आगे देखते हैं। ये जो नॉन रिचार्जेबल बैटरी है ये क्या होती है, तो इसमें आप पढ़ेंगे लैक्लांसे सेल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, लैक्लांसे सेल होगा। और दूसरा नंबर क्या होता है, मरकरी सेल होता है, तो या फिर मरकरी बैटरी होती है। तो लैक्लांसे सेल और मरकरी सेल ये क्या होते हैं, प्राथमिक। और द्वितीयक की अगर आप बात करेंगे तो द्वितीयक में क्या होता है, तो सीसा संचायक बैटरी, इसमें पहला नंबर पे क्या आ जाएगा, सीसा संचायक बैटरी। और दूसरे नंबर पे आ जाएगी तो ये फ्यूल बैटरी होती है हमारे पास। कौन सी बैटरी होती है, फ्यूल बैटरी। तो एक हो गई हमारे पास सीसा संचायक और मतलब लेड स्टोरेज बैटरी, और दूसरी हो गई हमारे पास कौन सी, फ्यूल बैटरी। तो ये बात हो गई। आपने देखा है जो एनोड होता है, एनोड पर क्या होगा, तो लोन से आप याद रखते हैं कि एनोड पर क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन का जो मेन मतलब है वो क्या है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना ही क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग देना या जो चार्ज है उसको ख़त्म कर देना। रिडक्शन भी आपने पढ़ा है, तो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। और कैथोड में जब रिडक्शन होता है तो रिडक्शन का मतलब क्या, तो मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन होता है, और एक में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस होता है। तो एनोड और कैथोड ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग किसके बारे में, तो लैक्लांसे सेल के बारे में, कि ये जो लैक्लांसे सेल है वो क्या होती है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो लैक्लांसे सेल, अब देखिए ये जो लैक्लांसे सेल होती है आपकी, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है क्या हो जाएगा, नॉन रिचार्जेबल, मतलब इसको आप दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। दूसरा जो पॉइंट होगा वो आउटपुट वोल्टेज जो लगभग होता है, मतलब निर्गत जो वोल्टेज होगा, ये जो आउटपुट देगी बैटरी वो होता है 1.5 वोल्ट। इसको हम लगाते कहाँ हैं, तो जैसे आपका ट्रांजिस्टर हो गया उसमें हम लैक्लांसे सेल का उपयोग करते हैं। जो क्लॉक हो गया हमारा मतलब घड़ी, और जो वॉच हो गया हमारा, इन सब में हम किसका उपयोग करते हैं, तो लैक्लांसे सेल का उपयोग करते हैं। इसमें होता क्या है बेसिकली, तो सबसे पहले एक जिंक की राड का डब्बा होगा, उधर की तरफ बनाते हैं, मिटा लेते हैं ताकि मैं इधर रिएक्शन लिख पाऊँ।
जी, कुछ इस तरीके का मामला होगा आपको जो देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा मेरी डिज़ाइन जो है वो कम सही रहेगी, तो आप लोग उसको अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, क्योंकि आप इतने दिन से पढ़ते पढ़ते जान ही गए हैं कि जो मेरे आर्ट का लेवल है वो क्या है। तो ये बेसिकली जिंक का होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास जिंक का। यहाँ पर एक कैथोड टोपी के रूप में लगा होता है जो कि इसमें टच नहीं होता है। तो ये एक टोपी के रूप में जो बाहर तक लगा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो दिस इज कैथोड, जो टोपी वाला सेल में लगा होता है। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारे पास एनोड। तो जिंक जो है वो एनोड का काम करता है, और इसमें इसके अंदर कुछ चीज़ें हम भरते भी हैं। इसमें ये जो भरी जाने वाली चीज़ें होती हैं वो कौन कौन सी होती है, तो ग्रेफाइट होता है, NH4Cl होता है और MnO2 होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर भरी हुई होती हैं। ZnCl2 और ब्लैक कार्बन भी हो सकता है, लिख देते हैं क्या क्या, ZnCl2 भी हो सकता है और ब्लैक कार्बन। वैसे ग्रेफाइट होता है लेकिन ब्लैक कार्बन हम लोग थोड़ा सा और मिला देते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो। तो ये हमारे पास क्या होती है, एक लैक्लांसे सेल होती है। एनोड पर क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पर क्या होगा, तो रिडक्शन होगा। तो एनोड के ऑक्सीडेशन की बात करें अगर, एनोड में ऑक्सीडेशन, एनोड के ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो Zn से बनाता क्या है, Zn2+, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकलते हैं। कैथोड रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर ये MnO2, इसकी जो वैलेंसी कितनी है, 4 है। आप देखेंगे तो 2, चूँकि 2 ऑक्सीजन जुड़ा मतलब 4 वैलेंसी है, प्लस NH4 अमोनियम आयन है हमारे पास, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और जुड़ता है और ये बनाता है MnOHO। तो 3 वैलेंसी हो जाती है इसके पास, और साथ ही साथ ये NH3 गैस जो है ये रिलीज करता है। यहाँ पर जो NH3 गैस रिलीज होती है तो हम जो ये चीज़ें डालते हैं ब्लैक कार्बन वगैरह, तो गैस जो है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये हमारे पास होता है। तो देखिए बेसिकली अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो क्या आएगा कि Zn2+ से और प्लस NH3 जो बनता है तो इससे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण होता है। तो ये हमारे पास क्या होती है, लेड बैटरी, ठीक है ना, सॉरी लैक्लांसे सेल। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके के फॉर्म में होती है। यूज जानिए, आउटपुट जानिए, कहाँ किधर क्या होता है ये जान लीजिए, बस इतना काफ़ी है। रिएक्शन मैंने आपको बता ही दिया है।
कि एनोड पर ये रिएक्शन होती, जिंक से Zn2+ बनता है। इस जिंक का क्या होता है, धीरे धीरे अपचयन होता है, जो ऑक्सीडेशन होता है, जो धीरे धीरे ये सेल होती है, तो इस तरीके से उसका ऑक्सीडेशन होता जाता है और फिर जो कैथोड है उसमें कुछ ऐसा मामला होता है और इसमें रिडक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इसकी वैलेंसी +3 हो रही, ये -3, ये +3। और -3 कैसे, H4 हुआ, 4 में से एक हाइड्रोजन ने वैलेंसी पूरी की 3, मतलब -3 वैलेंसी, तो इसके पास +3 वैलेंसी। अभी हम यहाँ पर कितने पर था, 4 पर था, तो अब कितने पर हो गया, 3 पर हो गया। मतलब इसका क्या हो रहा है, चार्ज में कमी यानी रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये बात हो गई। और ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, जैसे ZnNH3 का 4 टाइम्स और 2+। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण होता है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़ें जाननी। ठीक है, और मरकरी सेल में रिएक्शन वगैरह की बात कम ही करते हैं, और देखते हैं जो मरकरी सेल होगी वो कैसे होती। तो ये सेल, टोपी, डंडा सब समझ लिया आपने। बात करते हैं किसकी, तो मरकरी सेल की। मरकरी सेल देखिए, ये वॉच में इसका उपयोग, और जो हियरिंग एड्स आते हैं, आपने देखा होगा किसी को सुनने में प्रॉब्लम होती है तो वो कान में मशीन लगाता है, तो उसमें ये मामला होता है। आउटपुट जो होता है इस बैटरी का निकलने वाला आउटपुट जो है वो लैक लांसेसेल से थोड़ा सा कम 1.3 वोल्ट होता है। तीसरा जो फंक्शन है कि ये भी क्या होगी, तो नॉन रिचार्जेबल होगी, मतलब इसको भी हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं। ये बात हो गई। एनोड पर इसमें क्या होता है, तो एनोड पर अगर आप देखेंगे तो इसमें Hg होता है, और कैथोड की बात करेंगे तो कैथोड में HgO+ कार्बन, ये चीज़ होती है। तो वैसे अगर आप चाहें तो मैं पूरी रिएक्शन भी लिख सकता हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो आपको सिर्फ मरकरी सेल में इतना जानना है कि एनोड पर क्या होता है, मरकरी होता है, कैथोड पर ये होता है, और ये उसके क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। एक सेल की और बात करते हैं, दैट इज सीसा संचायक सेल लेड स्टोरेज बैटरी, जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं और फिर चलते हैं इस चैप्टर के समाप्ति की ओर। नंबर 3, लेड स्टोरेज बैटरी, सीसा संचायक सेल बोलते हैं इसको। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, सीसा संचायक सेल। ठीक है, तो देखिए जैसे ये क्या होती है, तो रिचार्जेबल होती है। क्या होती है, रिचार्जेबल, मतलब इसको पुनः चार्ज किया जा सकता है। जैसे जो आपके घर में इन्वर्टर होता है, उसमें जो बैटरी होती है उसको हम क्या करते हैं, तो पुनः चार्ज कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, इन्वर्टर बैटरी जो है, लाइट आती है तो भैया रिएक्शन उल्टा और चार्ज होना शुरू। क्या होता है, तो एनोड की बात करेंगे सबसे पहले। किधर की बात, एनोड की। तो एनोड में Pb से ये बनाता है PbSO4। अब SO4 का मतलब 2- होता है, तो Pb पर +2 चार्ज आएगा, SO4 पर 2- है, तो ये हो गया +2। और बीच में इसके भरा होता है, बीच में कहाँ पे, बीच में, और इधर ये कुछ मामला बना ही लेते हैं। तो PbO2 से क्या बनता है, PbSO4,
अब देखिए यहाँ पर जो वैलेंसी है ये इसकी +4 है, और जब यहाँ पर आया तो क्या बचती है +2, मतलब क्या हो रहा है रिडक्शन। तो ये कैथोड O2 का मतलब 4 वैलेंसी, यहाँ आएंगे SO4 की 2 वैलेंसी, मतलब इसकी भी कितनी वैलेंसी होगी 2 वैलेंसी। यहाँ पर बीच में जो है वो H2SO4, तभी आप कभी कभी बैटरी में जो पानी डालते हैं अम्ल उसकी बात। 30% कंसनट्रेट सोल्यूशन होता है H2SO4 का, मतलब 30% सांद्र विलयन यहाँ पर भरा जाता है आपकी बैटरी में। रिएक्शन क्या होती है, तो सबसे पहले एनोड की बात करें तो कुछ मामला यूँ होता है कि Pb जो है ये SO4 2- के साथ क्रिया करता है। जब ये क्रिया करता है तो PbSO4 बनाता है, क्या बनाता है PbSO4 प्लस इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद जो कैथोड है उसमें क्या होता है, तो जाहिर सी बात है ये क्या कर रहा है भैया PbO2, ठीक है PbO2, और यहाँ से ये क्या लेता है तो SO4 2- ले लेता है, तो PbO2 प्लस SO4 2- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे फिर इसके साथ, तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से चल करके ये क्या बनाता है, तो PbSO4 प्लस 2H2O इसका निर्माण कर लेता है। अब यहाँ पर जो इसमें से हमने सल्फेट आयन लिया, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, तो 4 हाइड्रोजन भी साथ ही साथ मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का मामला क्या होता है, कैंसिल होता है, और जो रिएक्शन बनती है वो Pb प्लस PbO2 हो जाता है। Pb प्लस PbO2 प्लस, अब देखिए 4 हाइड्रोजन है तो इसको हम 2s2 लिख सकते हैं क्या, ठीक है 2s2। SO4 भी है तो SO4 हो गया हमारे पास, तो 2s2SO4, और इधर क्या आता है तो 2PbSO4, एक PbSO4 2 PbSO4 हो गया प्लस 2H2O। रिएक्शन पूरी 100% आप मिला लीजिएगा, क्या होगी तो वैलेंस होगी, और इससे क्या मिलती हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ये हो गया हमारे पास सीसा संचायक सेल। क्या क्या होता है इसको हम पुनः चार्ज कर सकते हैं। क्या होता है हमारे पास Pb 0 से 2 में पहुंचता है, ऑक्सीडेशन होता है इसका एनोड पर, 4 से 2 में पहुंचता है, रिडक्शन होता है कैथोड पर। दोनों तरफ हमारे पास क्या है तो PbSO4 ही है। अब 30% कंसनट्रेट सोल्यूशन होता है, उससे हम SO4 2- आयन लेते हैं और ये पूरी कहानी कर लेते हैं। तो ये बात हो गई किसकी, सीसा संचायक सेल के बारे में। तो आपने सारे प्रकार जितनी भी आपके सिलेबस में चीज़ें थी वो सभी चीज़ें अब तक में पढ़ ली हैं। अब आगे देखेंगे। तो आइए कुछ सवाल देखते हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, ताकि आंकड़ा हो जाए कि हमने कुछ चीज़ों को टच किया भी है या फिर नहीं। क्वेश्चन है आपका एक कि नर्स्ट समीकरण में इलेक्ट्रोड विभव संबंधित है। क्वेश्चन क्या है, नर्स्ट समीकरण में इलेक्ट्रोड विभव संबंधित है। अब देखिए जो ऑप्शन है हमारे पास, नंबर फर्स्ट ऑप्शन है तापमान से, सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया था पेपर में दैट इज सांद्रता, थर्ड ऑप्शन था आपके पास तापमान और सांद्रता दोनों, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास तापमान और दाब। ये क्वेश्चन था।
आपने अभी नर्स्ट इक्वेशन पढ़ करके रखा, ठीक है। तो जो नर्स्ट इक्वेशन हमने पढ़ा है उसका जो फार्मूला है उसकी बात करते हैं। अगर उसको देखें तो ई सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट माइनस 2.303 आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ लॉग 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो ये अब अगर देखें जो नर्स्ट इक्वेशन है इसमें इलेक्ट्रोड विभव में क्या क्या आता है, तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर आ गया हमारे पास, ठीक है, और कंसंट्रेशन भी आ गई हमारे पास, यानी ये दोनों चीज़ें तो है ही। दाब, अगर कोई गैस आती है तो दाब हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड विभव के संबंध की बात पूछी गई है, तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पर भी ये हमारे पास क्या है, तो रिडबर्ग गैस कांस्टेंट है, तो जो तीसरा ऑप्शन है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक सवाल था जिसको हम लोगों ने किया, जो कि आपके पेपर में पूछा गया सवाल है। दूसरा सवाल देखिए, एक सवाल और पूछा गया है, देख लेते हैं उसको भी। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया, दैट इज, मान लीजिए क्या कह रहा है, उपयोग करने के बाद द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो सीधा सीधा लिखते हैं, द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित, किया जा सकता है। तो द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो आपको पेपर के अंदर मिला था वो था, निकिल कैडमियम सेल जो है वो प्राथमिक सेल का उदाहरण है। तो सेकंड नंबर है, निकिल कैडमियम सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है। थर्ड ऑप्शन आपके पास दिया है, टार्च के लिए लेक्लांसे सेल प्रयुक्त होता है। किसके लिए? टार्च के लिए लेक्लांसे सेल जो है प्रयुक्त होता है। मैं उतना नहीं लिखूँगा। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास, सेल को चार्ज करते वक्त उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, सेल को चार्ज करते वक्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज़्यादा होना चाहिए, से ज़्यादा, ठीक है। इसमें कौन सा सही नहीं है ये बताना। तो देखिए अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि जो द्वितीयक बैटरी होती है सेकेंडरी वो रिचार्जेबल होती है। तो ये हमारे पास तो सिंपल सी बात है, सही का ऑप्शन हो गया। टार्च के लिए लेक्लांसे सेल मैंने अभी आपको बताया ही है। अब देखिए कोई सेल अगर हम चार्ज करते हैं तो उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है अगर वो EMF से ज़्यादा होगा तभी सेल में रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। देखिए जो सेल चार्ज होती है उसमें कौन सी रिएक्शन होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब किसी चीज़ में जब पावर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तभी वो जा पाएगा। भाई आपके पास
मान लीजिए आप 50 किलो को ठेल सकते हैं। अब कोई व्यक्ति है वो आपको हराना चाहता है और आपके ऊपर अपना प्रभाव जमाना चाहता है, तो जाहिर सी बात है वो 60 किलो 55 किलो कम से कम ढकेल सके। तो जो ईएमएफ से ज़्यादा जब होगा उसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस, तभी क्या होगी, सेल चार्ज होगी। तो ये 3 ऑप्शन सही हो गए। तो सिंपल सी बात है, ये जो दूसरा ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि निकिल कैडमियम जो सेल है वो द्वितीयक सेल का उदाहरण होगा, प्राथमिक सेल का नहीं होगा। तो ये सवाल थे जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। अब देखिए कहा गया है एक द्वितीयक बैटरी जो होती है उसकी सेल की अभिक्रिया क्या होती है। तो जो द्वितीयक बैटरी है आपने देख लिया क्या होगा, रिवर्सिबल मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया उसके पास होगी। वो रिवर्स करके उधर से फिर उधर बनाएगा और लगातार चलता हुआ चला जाएगा, तभी चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। तो इस तरीके से बहुत छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे गए हैं। आपसे ये भी पूछा गया है कि किसी भी बैटरी का या जो गैल्वानिक सेल है, वोल्टाइक सेल, गैल्वानिक सेल कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसका कौन से सिरे में ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर कि कैथोड पर। तो आपसे 2-3 ऑप्शन और थे ऐसे। तो सिंपल सी बात है कि लोन हमने पढ़ के रखा है, भैया लोन लेना है हमको, तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन की क्रिया कहाँ पर होती है, एनोड की। सिर्फ ऐसे सवाल पूछे गए हैं। कॉन्सेप्चुअल सवाल सिर्फ एक ही था जो अभी आपने देखा जस्ट पीछे की जो नर्सिफिकेशन है। अब नर्सिफिकेशन आपने नहीं पढ़ी होती तो उसका अच्छा जवाब आप नहीं जान पाते। तो ये चीज़ें हैं जो हमने आपको बता करके रखी हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सारे क्वेश्चंस को, इस लेक्चर को जितने भी बने हैं इनको पूरा करने के बाद 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो आज ये चैप्टर फुली एंड फाइनली समाप्त होता है। कल किसी और दूसरे नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और तब तक के लिए आप जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस चैप्टर को करिए, इसके एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व कीजिए, और मॉडल पेपर हो तो सॉल्व कर लीजिए। आप आसानी के साथ डेफिनेटली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज आपको देखने के लिए मिली। आप लोग चैट सेक्शन में जब अपनी राय देते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए उसके साथ जुड़े, कनेक्ट हों। हाँ, जब भी हमको टाइम मिलेगा जो क्वेरीज होंगी उनका जवाब 100% आपको दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और अपनी तैयारी को फोकस्ड होकर के अब ये जो लास्ट के 20 दिन हैं इसमें पूरी तरीके से बिताइए। क्योंकि अंतिम दिन ही मायने रखता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति सफल होगा या असफल होगा वो उसके लास्ट डेज मायने रखते हैं। रीज़न उसका क्या होता है कि रीज़न जो है वो ये है कि जिसके पास खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं, 20 दिन के अंदर अंदर उसको पता होता है मुझको ये पढ़ना है और मैं इतना कंप्लीट करता जाऊंगा और इतनी प्रैक्टिस करता जाऊंगा। क्योंकि अगर सोचिए आप बहुत दूर से कहीं से दौड़ करके आ रहे हैं और फिर आपको एक समुंदर पार करना पड़ जाए तो आपका हौसला जो है वो टूट जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर एक छोटा सा नाला आपको क्रॉस करना हो तो आप डेफिनेटली डाग जाएंगे, क्योंकि अब इतनी ही दूरी आपके लिए बची है। तो सेम वैसा ही इस एग्ज़ाम के अंदर भी है, हर एक एग्ज़ाम के अंदर भी है कि अगर आपने अपने नोट्स अच्छे से बनाए हैं और उनके साथ आप लगातार प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं तो लास्ट में ये जो अब गैप बचा है आपके सिलेबस और आपके एग्ज़ाम के बीच, ये सिर्फ एक नाले के जैसा है। पुराने वाले को आप लगातार दोहराते जाइए, क्वेश्चन करते जाइए, नए जो आते हैं इनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन कीजिए। डेफिनेटली आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।